नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए, आपको बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते इस समय हमारी एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। और वो ज़िम्मेदारी ये है कि आपने जैसा कि सुना है, देखा है, समझा है और रोज़ प्रतिदिन आप इस चीज़ को सुन भी रहे हैं कि हाई स्कूल और 12वीं के विद्यार्थियों को ऐसे ही पास किया जा रहा है। सीबीएसई ने, यूपी बोर्ड ने, कोई भी देश का बोर्ड ऐसा नहीं रहा जिसने कि अपनी परीक्षाओं को कैंसिल नहीं किया और सभी बच्चों को प्रमोशन दे दिया। कुछ हद तक तो ये बातें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ हद तक ये बातें सही भी नहीं हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को, जो बच्चे बहुत ही होशियार हैं, उन बच्चों को निश्चित रूप से इस बात से बहुत ही निराशा हुई है। और जो बच्चे सामान्य विद्यार्थी रहे हैं और उन लोगों को तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई है। लेकिन ये कोई खुशी होने की बात नहीं है, ये कोई अत्यंत प्रसन्न होने की बात नहीं है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी यही पीढ़ी आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। और जितने हम बौद्धिक रूप से सशक्त होंगे, हमारा देश उतना ही सशक्त होगा। लेकिन हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए तो ये ठीक है कि उनकी 9th की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें 10th में पास कर दिया जाएगा और वो 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, वो तो सब बातें ठीक है। लेकिन 12th के बच्चों को पास करना और फिर उनको प्रमोशन देना, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ता है, सार्वजनिक ज़िंदगी में आना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही गंभीर बात है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो बातें आप अपने साथ के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या करना है। जो विद्यार्थी इस साल 12वीं में हैं, उनको ये सोचकर चुपचाप नहीं बैठना है कि अब तो हम पास हो जाएंगे और अब हम किताबों को समेट के रख दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सीबीएसई बोर्ड में स्कूल में पढ़ाने के नाते मुझे ये पता है कि बच्चों को क्या करना है। 12th के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखनी है, क्योंकि अभी जैसी कि सीबीएसई की गाइडलाइंस आई हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को पूरी तरह से अपनी किताबों में लगे रहना है। उनको बाहर से भी कुछ एग्ज़ामिनर्स आ सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज होंगे कि क्या स्कूल आना पड़ेगा। अगर स्कूल आना पड़ेगा तो फिर तो वही बात हुई, अगर स्कूल ही आना था तो हम परीक्षा ले सकते थे, लेकिन किसी को भी स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई एक लिंक जनरेट करेगी, विद्यालय को वो लिंक आएगा, विद्यालय अपने स्तर से अपनी स्कूल के ही 2 टीचर्स को अपॉइंट करेगा और 2 टीचर्स बाहर के सीबीएसई के द्वारा भेजे जाएंगे, जो उनका मूल्यांकन करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में करेंगे। हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे कि सपोज़ कर लो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अंग्रेज़ी पढ़ाने के नाते मैंने अपनी विषय वस्तु को 3 या 4 भागों में विभाजित कर लिया है। हम 4 टीचर इकट्ठे हो जाते हैं, एक लिंक हमें मिल जाता है, उसमें से एक टीचर के हिस्से चला जाता है कि वो उनके लिटरेचर के बारे में सवाल करेगा, और एक टीचर से कहा जाता है कि वो उसके ग्रामर के बारे में सवाल करेगा, एक टीचर से उसकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी और एक टीचर उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा। इस तरीके से 4 हिस्सों में अगर हम बांट लेते हैं और उसको 25-25 नंबर में हम दे देते हैं, 25-25 नंबर में टीचर्स कैसे नंबर देता है, फिर उन सब को उठा के उन नंबरों को हम कंपाइल कर लेते हैं और बच्चे का कभी किया तो बच्चे का प्रोजेक्ट भी मंगा लेते हैं, 10 नंबर का प्रोजेक्ट भी कर देते हैं। इस तरीके से 20-20 नंबर का, मतलब ये मैंने एक उदाहरण दिया है। और इस तरीके से नंबरों को अलग अलग करके जब हम मिलाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस का हम मूल्यांकन कर सकेंगे। क्योंकि ये बहुत ही भ्रम की स्थिति है, ये स्थिति बनती जा रही है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने प्री बोर्ड भी नहीं दिए हैं, जो विद्यालय में आए भी नहीं है, स्कूल में जिनकी परफॉर्मेंस अटेंडेंस भी 0 के बराबर है, तो ऐसे विद्यार्थी भी पास हो जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों के साथ निश्चित रूप से इनजस्टिस हो रहा है, जिन लोगों ने पूरी 2 साल बहुत ही मेहनत करी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। तो इस चीज़ को ना होने के लिए सीबीएसई ने इस तरीके की व्यवस्था का निर्माण किया है। और सीबीएसई ने इस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर, नवोदय विद्यालय के कमिश्नर, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, 10 लोगों की कमेटी बनाई है
और जो 10 लोगों की कमेटी उनकी रिपोर्ट सीबीएसई को देगी और उनके आधार पर सीबीएसई 28 जून तक, और सीबीएसई ने ये भी कहा है, जो सीबीएसई ने 10 पॉइंट दिए हैं उनमें सीबीएसई ने पॉइंट नंबर 8, 9, 10 इसमें ये स्पष्ट बोला है कि 28 जून तक अगर बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये सीबीएसई की ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, बल्कि ये कंसर्न विद्यालय की, इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की स्वयं की ज़िम्मेदारी होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 28 तारीख जो 28 जून दी गई है उस डेडलाइन के तहत पूरे मूल्यांकन कर लिया जाए और विद्यार्थी के सेम डे, जिस दिन एग्ज़ाम होना है, जिस दिन बच्चे की परीक्षा होनी है, ऑनलाइन परीक्षा होनी है, उस दिन बच्चे का मूल्यांकन करके सेम डे सीबीएसई की वेबसाइट पर मार्क्स को अपलोड कर देना है। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो सीबीएसई से 12th कर रहे हैं, और कमोवेश यही हाल कुछ यूपी बोर्ड और देश के विभिन्न बोर्ड्स भी अपने स्तर पर करने के प्रयास में है, क्योंकि 12th करने के बाद बच्चे को आईआईटी देना होता है, नीट देना होता है, जेईई एडवांस देना होता है, और यहाँ से बच्चे का फ्यूचर का निर्माण होता है और यहीं से बच्चे की मेरिट भी बनती है। सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि अब ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो इंस्टीट्यूशन मेरिट बनाती हैं वो किस आधार पर एडमिशन क्राइटेरिया अपनाएंगे, इस पर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो उस बहस का जवाब यही है कि या तो वो संस्थान अपना इंटरनल एग्ज़ाम करेंगे, और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं करते हैं तो अगर मेरिट पे भी करते हैं तो मेरिट का कोई ना कोई क्राइटेरिया उन्हें तय करना होगा। तो इन सब बातों के बीच में जो बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ उसका केवल एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सोचकर बैठ गए हैं कि अब हमें किताबों को बिल्कुल बंद कर देना है, इन किताबों को हमें नहीं पढ़ना है, अब हम पास तो हो ही जाएंगे, अब हमें बीएससी, बीकॉम, बीए किसी में एडमिशन तो मिल ही जाएगा, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इस समय का उनको सदुपयोग करना है, उनको सही तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे लिए डिग्री के लिए अगर आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हो और अगर वहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा हो जाती है तो वहाँ पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से नहीं दिखा पाते हो तो फिर आपको उस विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेडी श्री राम कॉलेज है, ये अभी तक अपनी मार्क्स में कट ऑफ के आधार पर ही एडमिशन करते रहे हैं और उनकी कट ऑफ 99 कभी-कभी 100% तक जाती है। अब उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि कौन से बच्चे को वो प्रवेश दें और कौन से बच्चे को वो प्रवेश ना दें। इसलिए इन स्कूल्स की ये मजबूरी हो जाएगी और उनको ये बाध्यता होगी कि वे अपने स्कूल लेवल पर, अपने विद्यालय लेवल पर, अपनी उस संस्थान के स्तर पर वो एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन करें और उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही उन्हें वहाँ पर प्रवेश देना है। तो यदि आपको अच्छे स्कूल में प्रवेश लेना है, यदि आपको आईआईटी, नीट, जेईई इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करना है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरी 2 साल जो मेहनत करी है उस मेहनत को आपको रोकना नहीं है, उस मेहनत को कंटिन्यू करना है, पढ़ते जाना है बराबर। देखिए वो बात अलग है कि कोरोना काल चल रहा था और पेंडेमिक में जिस तरीके से सरकार ने हम लोगों को सभी को कैद कर दिया, बंद कर दिया, और इसी में सुरक्षा भी रही कि अगर ऐसा ना करते तो क्या हालात होते, उन सब को ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। उन सब चीज़ों से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो बस ये ज़रूर है कि हमें अपनी किताबों को समेट के नहीं रखना है, हमें उन किताबों को, और ये पेरेंट्स को भी सलाह दी जाती है, उन पेरेंट्स के भी जिनके बच्चे 12th में हैं, जिनके बच्चे 10th में हैं, कि वैसे तो पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को कहते ही रहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन उनको पढ़ाई करने के पीछे उनको ये लॉजिक बताना है कि इफ़ यू वांट, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना है, किसी अच्छे डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर जेईई, नीट करना है तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जेईई और नीट को कैंसिल नहीं किया जाएगा, उससे पूरा एक सत्र पीछे हो जाएगा। उनकी परीक्षा तो होगी ही होगी। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है इस साल का जेईई और नीट थोड़ा सरल आए, थोड़ा इजी हो। वैसे तो बहुत स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होते हैं, अगर इजी होगा और आपने मेहनत की होगी तो निश्चित रूप से आप उन विद्यार्थियों में
शामिल हो सकते हैं, जो मेरिट ला सकते हैं, जो अच्छे स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपका धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि आप अपनी किताबों को, आप अपनी पुस्तकों को नियमित रूप से रेगुलर स्टडी करते रहें, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ये सोचकर कि रेस तो हमें जीत ही लेनी है, नहीं, निरंतर कछुए की गति से आपको चलते रहना है। अगर आप कछुए वाली गति से नहीं चलेंगे और आप ये सोचेंगे कि हम तो पास हो ही गए, अब हमें क्या करना है, तो इसका आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये कोई धमकी नहीं, बल्कि एक साधारण सी सिंपल सी चेतावनी है, और चेतावनी जिसका कि निराकरण आप अपने स्तर से बड़े आराम से कर भी सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी किताबों को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कुछ आपने अभी पढ़ा है। निश्चित रूप से बच्चे जो 12th में थे वो पढ़ते तो रहे ही होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया होगा, क्योंकि उस दिन से ज़रूर बंद कर दिया गया होगा जिस दिन से भारत सरकार ने ये कह दिया कि अब आपकी परीक्षा नहीं होगी। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें और आप अपनी किताबों को धूल ना चढ़ने दें, आप उन्हें बराबर पढ़ते रहें। और आपको मेरी बात पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी बात को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।